एक तरफ हम सूचना और विकास की क्रांति पर हैं, कहा जा रहा है कि हम ट्रिलियन बिलियन की इकोनॉमी बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे ही समाज के जो आदिवासी भाई बहन हैं वो एक बड़ा आंदोलन कर रहे हैं जिसकी चर्चा कहीं बहुत कम ही देखने को मिल रही है। हम ब्रिजेन जी से समझने की कोशिश करेंगे कि ये महिलाएं, ये पुरुष आखिर अपनी जिंदगी का जो सबसे आखिरी कदम होता है वो उठाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं और अपनी जीवन लीला की समाप्ति की ये जो घोषणा वो कर रहे हैं उसके पीछे की बड़ी वजह क्या है। तो ब्रिजेन जी, ये समझाइए कि ये जो अर्थी पर लेटी जो महिलाएं हैं, ऐसे तो ये प्रतिकारात्मक है लेकिन इस तरीके का आंदोलन भी बहुत बड़ी चीज हो जाती है और खबरों में उस तरीके का गैप नहीं मिल रहा है इसे। देखिए पल्लवी, पिछले कुछ दिनों से, कुछ सालों से हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से खास करके छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, इन इलाकों से आदिवासी प्रोटेस्ट किस तरीके से बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे ही इसमें आप देखिए इन तस्वीरों पे महिलाएं हैं जो किस तरह से अपनी अर्थी बना करके खुद लेटी हुई हैं। इस तस्वीरों में आप देखेंगे पुरुष हैं, पुरुष का महिलाएं भी हैं जो प्रतीकात्मक तौर पर अपने गले में फंदा डाल करके इस तरह से खड़े हैं। यहाँ आप देखिए ये महिलाएं नदी में खड़ी हैं, अपने कमर तक पानी में घुस करके गले में फंदा डाल करके खड़ी हैं। और ये एक दिन की बात नहीं है, पिछले 11 दिनों से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये इनका संघर्ष ये 11 दिन का भी नहीं है, इनका संघर्ष ये पिछले 5 सालों से है। ये लड़ाई इनकी 5 सालों से चल रही है, जो अब जो है नजर आना शुरू हुई है, जिसको कई खबरों ने कई अखबारों ने लगातार इसको कवर किया है। लेकिन इसको इतना गैप नहीं मिल रहा है जितनी चर्चाएं अलग अलग मुद्दों पर है। जितनी देखिए कभी हम आदिवासी समाज को अपना नहीं मानते। देखिए पल्लवी, इसकी खबर नहीं, अभी हमने 2-4 महीने पहले एक तमार ब्लॉक है छत्तीसगढ़ का, जहां पर हमने एक खबर की थी तो पता चला वहां भी आदिवासी 5 साल से प्रोटेस्ट कर रहे थे और प्रोटेस्ट करते करते उनका अधिकारों का इस तरह से हनन किया गया कि वो उग्र हो गए। उग्र होकर के उन्होंने महिला सिपाही को मारा और उसके कपड़े फाड़े। ये हमने 3-4 महीने पहले भी किया था। उस तरह से आदिवासी उग्र हो गए। यहां पर भी आदिवासी 5 साल से संघर्ष कर रहे हैं और किस तरीके से इनके अधिकारों को दबाया जा रहा है वो आपको बताएंगे, जैसे उसमें बताया गया था। तो ये हर जगह की घटना है आदिवासियों के साथ, कहीं जंगल काटने के नाम पर। आप आसाम में भी खबरें देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी देख रहे हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, हर जगह से ये खबरें आ रही हैं। तो ये महिलाएं और ये पुरुष जो फंदा लटकाकर खड़े हुए हैं, ये एक परियोजना का सीधे सीधे विरोध कर रहे हैं, जिसका नाम है, परियोजना का विरोध नहीं कर रहे हैं, ये विरोध कर रहे हैं कि इनको जो मिलना चाहिए लाभ वो इनको नहीं मिल रहा है और इनका किस तरीके से शोषण किया जा रहा है, इसलिए किस तरीके से इनका प्रशासन भी सुन नहीं रहा है। यहाँ तक कि इनकी हम एक तस्वीर दिखाएं। इस तस्वीर में आप देखेंगे कि इन्होंने खून से पत्र लिखा प्रधानमंत्री को। इन्होंने लिखा, इनकलाब जिंदाबाद, प्रधानमंत्री जी सुनो पुकार, लुट रहे घर संसार, प्रशासन कर रहा अत्याचार, हमें चाहिए न्याय अधिकार। प्रधानमंत्री जी सुनो पुकार, लुट रहे। इस तरीके से खून से इन लोगों ने लिखा और इसमें बड़े ही नहीं, महिलाएं ही नहीं, इसमें बच्चे भी शामिल हैं। इनके साथ इतनी जाति हो रही कि जब ये अपनी इस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और इस आंदोलन के लिए जब वो खर्चे के लिए राशन इकट्ठा कर रहे हैं तो प्रशासन, राशन मतलब मांग के इकट्ठा कर रहे हैं, तो प्रशासन आ रही, उनका वो राशन भी छीन करके लेती चली जा रही। यहाँ तक कि ये दिल्ली जाने का प्रयास किए तो रास्ते में प्रशासन ने घेर के लाठी डंडे मारे, पानी बरसाया और वापस कर दिया। इस तरीके से किया जा रहा इन लोगों के ऊपर, मतलब इनकी बात बुरी तरीके से दबाई नहीं, कुचली जा रही है, जूतों तले रौंधा जा रहा है प्रशासन के द्वारा। इनकी मांग क्या है? इनकी मांग कुछ नहीं, ये अपनी हक मांग रहे हैं। हक क्यों मांग रहे हैं ये आपको बताते हैं। देखिए, एक परियोजना है जिसके तहत कई नदियों को आपस में जोड़ना है, ठीक है, जिसकी मैं ये आपको लिस्ट दिखा देता हूं। ये 30 नहर बनने हैं जिसमें 60 नदियों को जोड़ा जाएगा। इसी में आप 12वें नंबर पर इसमें आप 10वें नंबर पर देखेंगे, यहाँ पर केन बेतवा रिवर लिंक परियोजना। इसके तहत केन नदी और बेतवा नदी को आपस में जोड़ना है। आप ये लाइन देख रहे होंगे, यहाँ मैं एक इसमें स्पष्ट दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ आप अगर देखेंगी तो आपको नजर आएगा, ये है केन नदी, ठीक है, और ये है बेतवा नदी। इन दोनों को आपस में एक नहर के जरिए जोड़ना है। इसकी कुल लागत जो है वो 44,000 करोड़ रुपए की है, ठीक है। इतना इस पे खर्चा होना। अब सरकार क्या कह रही है इसको मैं आपको बता देता हूं कि उनके हिसाब से इस परियोजना से क्या क्या लाभ मिलने वाला है। पल्लवी, इसमें देखिए, यहाँ पर केन नदी पर पन्ना में एक दौधन डैम बनेगा जो 77 मीटर ऊंचा होगा। 77 मीटर ऊंचा मतलब करीब 25 मंजिला ऊंचा होगा और 2.3 किलोमीटर इसकी चौड़ाई होगी, ठीक है। ये रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट का ये पहला फेज है। दूसरा 231 किलोमीटर की एक नहर बनाई जाएगी जो केन नदी को जोड़ेगी
बेतवा नदी से ये बेरवा सागर में जाकर के जुड़ेगा। इससे एक और लाभ मिलेगा। इससे 103 मेगावाट की बिजली पैदा होगी वाटर एनर्जी, पानी से, और 27 मेगावाट सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होगी यहाँ पन्ना में इस परियोजना से। और सरकार का वादा है कि भैया इससे लाभ क्या मिलेगा। इससे 10 जिलों को, इसमें 2000 गांव, 8 लाख करीब हेक्टेयर जमीन को सिंचाई का वो पानी मिलेगा, 7 लाख किसान परिवारों को फायदा मिलेगा। ये सारी जो है कहानी किसकी है, ये सरकार कह रही। ठीक है, बढ़िया परियोजना है, अच्छा है, लेकिन इस परियोजना से लाभ ही क्या जब यहाँ के रहने वाले, ठीक है, लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पाएगा और उनको इतनी परेशानी झेलनी पड़ेगी। आप ये देखेंगी पन्ना, ये अगर रेड कलर का परेशानी होगी, ठीक है, यहाँ आपको दिखाते हैं, ये टाइगर रिजर्व है, पन्ना टाइगर रिजर्व। यहाँ का एरिया जो है प्रभावित होगा और ये पूरा एरिया जो है ये पानी में डूब जाएगा जब ये डैम बनेगा। देखिए, जब ये डैम बनेगा तो इसमें ये पन्ना टाइगर रिजर्व के 98 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया डूब जाएगा और इसमें लाखों पेड़ जो है वो कट जाएंगे। छतरपुर और पन्ना के हजारों घर जो है वो बेघर हो जाएंगे, वो परिवार बेघर जाएंगे और 10 जिलों के करीब कई गांव जो है वो यहाँ पर प्रभावित होंगे, बहुत सारे गांव। ठीक है, तो ये मेन समस्या है यहाँ के लोगों की। अब ये है कि यहाँ प्रभावित हो रहे हैं तो इन्हें क्या करना है, इन्हें जो है सरकार की जिम्मेदारी है कि यहाँ से इनको यहाँ से कहीं और विस्थापित करना है और इनके अधिकारों की रक्षा हो। अब क्या है, इन गांव वालों का आरोप है कि इन्हें जो इनके अधिकार हैं वो नहीं मिल रहे हैं। तो पल्लवी देखिए, जब कहीं पर भी कोई आदिवासी क्षेत्र में जमीन का अधिग्रहण करना होता है तो वहां पर कुछ और ही कानून लगते हैं, जैसे FRA लगता है, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में बना है। इसके बाद लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट एक्ट 2003 लगता है। इसके बाद और भी कई एजेंसियां जुड़ती हैं जो ये सुनिश्चित करती हैं कि इन आदिवासियों के जो राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, वो इनको प्रॉपर मिले। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ इन लोगों का आरोप है कि उनको वो नहीं मिल रहा है। ठीक है, जैसे फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत ये सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी आदिवासी को अगर उसका अधिकार नहीं मिल रहा है तो जंगल की कटाई नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर इस केस में साफ साफ है कि जंगल की कटाई पहले से ही शुरू कर दी गई है। इसके बाद लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट के जरिए इन लोगों को क्या होता है कि अगर विस्थापन किया जा रहा है, यहाँ से हटाया जा रहा है, अपनी गाँव जमीन छोड़ करके जाना है, तो इनको कहें जहाँ पर जाना वहाँ इनको रिहेबिलेट, मतलब वहाँ रहने की व्यवस्था करनी है, नौकरियाँ देनी है, कम से कम 20 साल की नौकरी देनी है, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हमने जब पहले भी रिपोर्ट किया तो हमने देखा कि नौकरी के नाम पर इन लोगों को क्या दिया जाता है, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दी जाती है कुछ, या कुछ लोगों को दिया जाता है और मैक्सिमम लोगों का नाम हटा दिया जाता है। ठीक है, खास करके उन लोगों के जिनके पास जमीन नहीं होती है, जो ऐसे आदिवासी जिनके पास जमीन बहुत कम होती है, जिनके बड़ी बड़ी जमीनें, उनका नाम रख करके बाकियों को हटा दिया जाता है। इतना ही नहीं, इसके बाद ग्राम सभा का आयोजन किया जाता है और ये आयोजन कौन कराता है, DM ADM है ना, ये उच्च अधिकारी कराते हैं। लेकिन हमने जब पिछली रिपोर्ट में भी देखा और हमने कहीं पढ़ा है, जब हमने तमनार घाटी का वो किया था तो वहां पर भी हमने देखा था कि जानबूझकर क्या किया जाता है कि ऐसे ग्राम सभाओं को प्रभावित क्षेत्र से कई किलोमीटर दूर रखा जाता है ताकि गांव के लोग ना पहुंच पाएं। इस केस में भी गांव के लोगों ने ये आरोप लगाया कि हमको जो है ऐसी जगह पर रखा गया कि वहां गांव के लोग ना पहुंच पाए। अगर पहुंच भी जाते हैं तो सवाल नहीं करने दिया जाता है, जबकि उस ग्राम सभा में ये सबका राइट होता है कि हर गांव वाले सवाल करें और जब तक वो सुनिश्चित ना हो तब तक उनकी जमीन को लिया नहीं जा सकता। ये लंबा प्रोसेस है, लेकिन जल्दी जल्दी करने के लिए ऐसा किया जाता है कि दूर रखा जाता है, गांव वाले ना पहुंचे, और पहुंच जाने के बाद इतना पुलिस प्रशासन और बल बंदूक लेकर खड़ा रहता है कि कोई गांव वाला कुछ बोल नहीं पाता है, जिसके कारण क्या होता है कि वहां पर फर्जी या दबाव में सिग्नेचर करा लिया जाता है। ये सारे आरोप जो है ये लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा और भी कई नियम कानून होते हैं। अब देखिए, हम आपको बताते हैं कि ये गांव वाले आरोप क्या लगा रहे हैं, सीधे सीधे हम आपको उस पर ले चलते हैं। ठीक है, ये एक रिपोर्ट है TV9 भारतवर्ष की है, इसमें हम आपको दिखाते हैं इन्होंने क्या बताया है। इन्होंने बताया गुरुवार को करीब 5000 आदिवासी किसान मुआवजे में गड़बड़ी की शिकायत लेकर दिल्ली जाने के लिए निकले थे, लेकिन छतरपुर प्रशासन ने रास्ते में ही रोक दिया। किसानों का आरोप है कि उनके वाहन को जब्त करके चालान भी कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद 24 गांव का विस्थापन प्रस्तावित है, इनमें से 8 गांव सीधे डूब क्षेत्र में। डूब क्षेत्र मतलब जब डैम बनेगा तो जिन जिन क्षेत्रों में पानी भर जाएगा वो डूब क्षेत्र है। ठीक है, जहां विरोध सबसे ज्यादा है, जबकि 16 गांव टाइगर रिजर्व में शामिल हैं। ग्रामीणों का मुख्य विरोध पुनर्वास को लेकर, उनका कहना है कि उन्हें विकसित गांव में बसाया जाए
भूखंड दिए जाए, 5 लाख रुपए का मुआवजा मिले, लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन क्या कर रही है, इनको सिर्फ 12.5 लाख रुपए का मुआवजा देकर के मामला शांत कर रही है। लेकिन इनकी डिमांड है कि भैया हमको गांव देकर के बसाया जाए, 12.5 लाख रुपए हमें दिए जाएंगे तो ये कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा, फिर हम सड़क पर आ जाएंगे, फिर हम किसी काबिल नहीं बचेंगे। तो इसलिए इनको कहना है कि भैया हमें गांव दिया जाए, जमीन दिया जाए, क्योंकि हमारी जमीन जा रही, हम जमीन मिलेगी तो हम वहां खेती करेंगे, और 5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिया जाए, ये गांव वालों का कहना है। लेकिन प्रशासन सिर्फ 12.5 लाख रुपए देकर के इस चीज का निपटारा कर रही है। दैनिक जागरण ने भी छापा है, देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर धांधली हो रही है। दैनिक जागरण ने साफ साफ लिखा है कि ग्रामीण ने केन नदी के पानी में उतरकर घंटों जल सत्याग्रह कर संदेश दिया कि जिस नदी के पानी के लिए विशाल परियोजना बन रही है, उसी नदी आज उनके विस्थापन का कारण बन रही है। मिट्टी आंदोलन के दूसरे दिन ग्रामीणों ने हाथ में अपने खेतों की मिट्टी लेकर संकल्प लिया कि वे पूर्वजों की विरासत को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद गांव वालों ने जो आरोप लगाए, वो आरोप दैनिक जागरण ने साफ साफ लिखा है, ये इसमें साफ साफ लिखा है कि ग्राम सभाएं पूरी तरीके से फर्जी हैं, जिस तरीके से हमने बताया। और ये पैटर्न ये यहाँ का नहीं है, इसको आप देखेंगे ये पिछले जो है जितना भी जिस तरीके से कहीं पर भी आदिवासी क्षेत्र में जब जमीन का अधिग्रहण सरकार करती है तो इसी तरीके से फर्जी ग्राम सभाएं लगाने का आरोप हर जगह लगते आया। यहाँ पर भी गाँव वाले कह रहे हैं कि फर्जी ग्राम सभाएं लगाई कह रहे हैं कि अगर कोई सभाएं वैध थी तो प्रशासन उनका सार्वजनिक करे, तो प्रशासन जो है अभी कोई ग्राम सभा सार्वजनिक भी नहीं कर रही है। इसके बाद प्रशासन ने गांव में दलाल सक्रिय कर रखे हैं जो मुआवजे की राशि का आधा हिस्सा मांग रहे हैं। मतलब गांव वालों का आरोप है कि प्रशासन ने खुद ही मुआवजे के लिए दलाल जो है गांव में लगा दिए हैं कि जाके लोगों को करो। इसके बाद क्या होता है कि वोटर आईडी और समग्र आईडी के नाम पर आदिवासियों से अवैध वसूली की जा रही। आरोप ये भी है कि जो ये ग्राम सभाएं लगती हैं या जो हस्ताक्षर लिया जाता है, ये बड़े बड़े ठेकेदार और बड़े बड़े नेता से मिल करके ये डीएम एसडीएम जो भी उच्च अधिकारी, क्योंकि इनके ऊपर ही जिम्मेदारी होती है रिहेबिलेशन की, है ना, रीसेटलमेंट की, मुआवजे की इनके ऊपर जिम्मेदारी होती है। तो ये लोग क्या करते हैं, उनसे मिल करके फर्जी जो है सिग्नेचर गाँव वालों से करा लेते हैं। इस तरीके के आरोप जो है हमने जो पढ़ा है उस रिपोर्ट में सामने आ रही है। ऐसा नहीं है ये पहली बार हुआ है, आदिवासियों की तरह इस तरीके की चीजें बार बार होती हैं और उनका विरोध जो होता है। अच्छा, रिहेबिलेशन में आदिवासियों के साथ नहीं, हम कहीं पर भी देखें तो इस तरह की चीजें होती हैं कि जबरन कम मुआवजा, हमने तो कई रिपोर्ट ग्राउंड में जाकर के की है कि मुआवजा जो है कितना कम दिया जाता है, जबकि हकीकत में 2 से 4 गुना मुआवजा देना होता है, नौकरी देनी होती, मकान देना होता है, जमीन देनी होती है, फिर दोबारा जमीन लेकर घर नहीं बनवा पाते हैं। ठीक है, आदिवासी महिलाओं के साथ बच्चे और पुरुषों ने सांकेतिक चिताओं पर लेटकर विरोध किया, जैसा कि हमने बताया था, है ना। यहाँ धारा 31 का भी हवाला दिया जा रहा है, ये TV9 hindi.com से हम देख रहे हैं कि जब तक पूर्ण मुआवजा और पुनर्वास सुनिश्चित नहीं होता तब तक किसी गांव वाले को हटाया नहीं जा सकता है, किसी आदिवासी को, है ना। इसके बावजूद जो है प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है, जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। ग्रामीणों का यह आरोप है कि गांव में दलाल सक्रिय हैं, और ये सिर्फ एक यहाँ पन्ना की घटना नहीं है, ये हर जगह जहां भी हम देखते हैं आदिवासियों की जमीन जब अधिग्रहण करना होता तो अधिग्रहण के नाम पर जमीन जब्त करके और उनको फोर्सफुली वहां से हटाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी यही घटना है। एक और घटना है कि किस तरीके से एक महिला ने आरोप लगाया कि वो प्रेग्नेंट थी, तब भी उसके साथ धक्का मुक्की, उसके बाद पानी डाल करके उसको गिराया गया प्रशासन द्वारा। तो ये पूरी घटना है। आज जो है ये वीडियो बहुत वायरल है कि किस तरीके से फंदा डाल करके नदी में महिलाएं जो हैं अपना विरोध दर्ज करा रही लगातार पूरे 11 दिन से, और इस 11 दिन में कोई भी प्रशासन की तरफ से इनसे मिलने, कोई सुध लेने नहीं आया है। एक तरफ हम आधी आबादी की चर्चा करते हैं और आज बिल भी पेश हो रहा है रिजर्वेशन को लेकर के, महिला आरक्षण होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कौन विरोध करेगा कौन नहीं, और दूसरी तरफ इस तरीके की तस्वीरें आती हैं, इस तरीके से लोग अपना विरोध दर्ज कराते हैं। अब बड़ी बात यह है कि आदिवासियों की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि इनकी खबर को उतना गैप, बहुत कम ही गैप मिल पाता है, इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। तो आप बताइए कि आपने इस तरीके का प्रोटेस्ट जो है वो सुना था, आपको पता था कि ये इतने दिन से आंदोलन में है, इस तरीके से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं? अगर आपको पता था तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर नहीं पता था तो आप जैसे बहुत सारे लोग जिन्हें नहीं पता है उन तक ये वीडियो शेयर करिए, ताकि और भी लोगों को पता चले कि देश में ऐसे भी आदिवासी लोग हैं जो अपने खून से एक लेटर लिखकर प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहे हैं। देखिए यहाँ आपको दिख रही हैं महिलाएं हैं जो नीचे, ये अपने ये अपने रक्त से जो है ये लेटर लिख रही हैं महिलाएं, ये लड़कियां हैं, है ना। ये जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं वो तो लिख भी ले रही हैं, जो औरतें हैं जो शिक्षित नहीं हैं उनके लिए ये भी कितना मुश्किल है। तो
इस तरीके की चीज़ों पर जो है वो चर्चा होनी ज़रूरी है, क्योंकि ये भी देश के ही नागरिक हैं, ये भी हमारे भारतीय हैं और इस पर चर्चा होना बहुत ज़रूरी है। कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी राय लिखिएगा ज़रूर। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।